तो दोस्तों पिछले क्लास में जो हम लोग कर रहे थे कि एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय डिफरेंट मेथड्स, उसी को हम लोग जारी रखते हैं। पिछले क्लास में हमने कुछ हिस्सा किया था और कुछ बचा हुआ है जिसको कि हम आगे बढ़ाते हैं, करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनीजीत और मैं हूं आपका मेंटर आरके सर। स्टार्ट करते हैं क्लास। तो स्टूडेंट्स, ये तो आप देख चुके हो कि ये मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस में हमने क्या क्या अभी तक किया है। देखें तो हम लोग मास परसेंटेज समझ गए हैं, हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज समझ गए हैं, हम लोग मास पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं, उसको भी समझ गए हैं। और फाइनली हम लोग देखे थे पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, उसका एग्जाम्पल छोटा सा देखा था। मैं ये भी कहा था कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है नंबर 4 वाला। वैसे ये सारे के सारे उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज जो शुरू करने वाले हैं विथ फ्रॉम मोलैरिटी, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में आते हैं केमिस्ट्री के। तो एक एक करके हम लोग फिर आज आगे बढ़ते हैं। जस्ट इसको, इस चार्ट को मैं बार बार दिखाऊंगा इसलिए कि आपको याद रहे कि ये सारे के सारे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो इसी के लिए रिवाइज करने के लिए, आपके दिमाग में बार बार बैठाने के लिए कि अलग अलग तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये चार्ट में दिखा रहा हूँ। अब देखते हैं कि मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी तो सुनते सुनते थक गए हैं, अब समझ में भी नहीं आती है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद और भी आएंगे क्या क्या, सब फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी। हम एक एक टर्म को आपको अच्छी तरह समझाएंगे। इसके बाद आपको कोई भी एक संशय नहीं रहेगा कि इस टर्म का क्या मतलब है। आप अच्छी तरह से समझ पाओगे और क्वेश्चंस भी कर पाओगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है ये मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से पहले बता दें, डिनोट करते हैं, क्योंकि दो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। एक है मोलैरिटी और दूसरा है मोलैलिटी। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करें? तो स्मॉल एम लिखेंगे तो मोलैलिटी, कैपिटल एम लिखेंगे तो मोलैरिटी। मोलैरिटी क्यों? क्योंकि मोलैरिटी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो कैपिटल एम हो गया, मोलैलिटी के बहुत कम आते हैं इसलिए स्मॉल एम हो गया। बस यही, और कोई कारण नहीं है। अब देखते हैं मोलैरिटी के बारे में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर, उसका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब आपको ऐसे फिर से मैं एक कंटेनर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कंटेनर दिया हुआ आपको और इसमें आपका ये वाटर ही पकड़ लीजिए, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस, याद रखिए वर्ड जब भी हम कहेंगे तो वाटर के लिए एक्वस यूज होता है, तो या तो एक्वस लिखा रहेगा या वाटर लिखा रहेगा। आप समझिए दोनों के टर्म्स का मतलब हुआ वाटर। अब इसमें आप कुछ डाल दिए, मान लीजिए मैं इस बार एसिड डालता हूँ, तो मैं एक काम करते हैं, एसिड डालता हूँ तो रेड कलर कर देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि चलिए एसिड डाला हुआ है, ठीक है। तो चलिए रेड, तो ये कुछ एसिड यहाँ पे आप देखिएगा, सॉरी नहीं चेंज हो, ये एसिड का कुछ पार्टिकल्स आप देख रहे हैं। तो ये एसिड हो गया और कुछ इसमें आपके वाटर है, तो दोनों मिलाकर आपके पूरा ये सोल्यूशन बना, पूरा सोल्यूशन। अब इसमें से आपको क्या लेना है? एसिड का पार्ट लेना है। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स, उसको n लेना है, एसिड का नंबर ऑफ मोल्स लेना है। और क्या लेना है आपको? सोल्यूशन का पूरा सोल्यूशन, ये कंटेनर का जितना सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम लेना है आपको। और वो वॉल्यूम किस में लेना है आपको? इन टर्म्स ऑफ लीटर। अगर ये ले लेते हो तो आपको मोलैरिटी मिल, इतना आसान है, मोलैरिटी मिल जाती है। तो इतना आसान होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन इतना आसान है नहीं। देखेंगे क्या दिक्कत होती है, तो पहले जाएंगे उसमें। पहले ये एक और चीज देख लेते हैं। मोलैरिटी अगर है, अगर ऐसे ऐसे टर्म्स में दिए हुए हैं तो इसको भी आपको ध्यान से देखना होगा। एम अगर लिखा हुआ है या 1m लिखा हुआ है तो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन, जैसे हमारे 2m लिखा तो कहेंगे 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है चूंकि, तो इसको यहाँ पे 1 मोल पर लीटर, एक मोल यहाँ पे पर लीटर आपका है वॉल्यूम। उसके बाद m अपॉन 10 लिखा हुआ है, 1 अपॉन 10 लिखा हुआ है ऐसे। इसका मतलब क्या, आप जानते हो 10 से डिवाइड करते हैं, डेसिमल सिस्टम, डेसी सिस्टम। तो 10 के अंतर्गत अंतर से, तो ये हो गया आपका डेसीमीटर
डेसीमीटर पढ़ा है, तो अगर लिखा हुआ है मीटर, उसका डेसीमीटर करोगे तो क्या करोगे, 1/10 ऑफ द मीटर हो जाएगा ना, एक डेसीमीटर हो गया, उसी डेसीमोलर हो गया, एक मोल है 1/10 ऑफ द मोल इज डेसीमोल, तो उसको लिखिए, उसका मतलब डेसीमोल का मतलब क्या होगा, डेसीमोलर, इसका मतलब 1/10 ऑफ मोल्स पर लीटर। उसी तरह से m/100 अगर लिखा हुआ है तो 1/100 मोलर लिखा हुआ है, तो ये होता है सेंटी, बताया ना, डिवाइड बाय 100 सेंटी कहते हैं, तो सेंटीमीटर भी कहते हैं ना, अगर सेंटीमीटर दिया हो तो क्या मतलब हुआ, 1/, सेंटीमीटर में दिया हुआ है कि आप मीटर को आप 100 से डिवाइड किए हो ना, तब तो जाके वो बना है। आप जानते हो ना कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/100 मीटर लिखोगे ना आप, तो ये सेंटी हो गया ना, सेंटीमीटर, सेंटी ये वाला पोर्शन सेंटी हो गया, और ये मीटर हो गया, उसे इसी वाला पोर्शन सेंटी हो गया, और ये वाला पोर्शन आपका मोलर हो गया, तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। उसे सेमी लिखा हुआ है, सेमी मोलर, सेमी मतलब क्या होता है, हाफ, हाफ मोलर, और 2 जैसे यहाँ पे मैं दिखाया था, तो यहीं पे दिखा दिया था, ये दिखा देते हैं 1 चले 2 मोलर, या इसको बाई मोलर, दो को बाई भी कहते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 लिखा हुआ है 1 है, जैसे 1 मोल पर लीटर है, 1 ये डेसी मोलर लिखा हुआ तो 1/10 मोल पर मीटर लिखा हुआ है, ऐसे लीटर लिखा हुआ है, अगर सेंटी मोलर लिखा तो 1/100 मोल पर लीटर लिखा हुआ है, अगर सेमी मोलर बोला जा रहा है तो 1/2 1/2 मोल पर लीटर होगा, अगर बाई मोलर कहा जा रहा है तो ये ट्वाइस 2 मोल्स पर लीटर हो जाएगा, इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इसको। अब देखिए मोलैरिटी के क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को करने के पहले आपको मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करना होगा। हाँ, वो मैं जो चार्ट आपको दिखाया है कि डेसी मोलर क्या है, सेंटीमोलर क्या है, या सेमी मोलर क्या है, मोलर क्या है, बाई मोलर क्या है, वो तो आप जब न्यूमेरिकल्स करोगे तब वो काम में लगेगा, लेकिन मोलैरिटी का मतलब जानने का अप्रोच क्या है, क्या मतलब है, खाली मोलैरिटी मोलैरिटी बोलते यानी इसका मतलब क्या है, एक्चुअली वर्ड देखिए, मोलैरिटी मोल से तो रिलेटेड है ना, कि मोलैरिटी समथिंग रिलेटेड टू मोल्स, तो ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं समझ में आ रहा है। देखिए कॉन्सेंट्रेशन का टर्म्स में कह रहे हैं ना, कि एक आपको सोल्यूशन दिया हुआ है, उसमें सोल्यूट डाला जाएगा, उस सोल्यूट का कितना कॉन्सेंट्रेशन, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट उस सोल्यूशन, मान लीजिए आप 1 लीटर पानी लिए हो, उसमें आप कितने मोल्स ऑफ, मान लीजिए आप उसमें HCl डाले हो, तो वो, या H2SO4 डाले हो, या कुछ भी डाले हो, ये पता लगाना है उसकी मोलैरिटी, मोल्स में पता लगाना है, तो 1 लीटर दिया बहुत आसान हो गया, लेकिन अगर ये 250 ml तो क्या करोगे, या 550 ml दे दिया, या 1.5 लीटर्स दे दिया, या आपको मोल्स में नहीं दिया, आपको कह दिया कि 25 ग्राम्स का खोजिए, तब ये सब दिक्कत होता है। अब उसको हम समझेंगे तभी न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, समझते पहले अप्रोच को स्टार्ट करते हैं, देखें समझे, तो मोलैरिटी का मतलब जनरली क्या होता है, मोलैरिटी, हम तो कह रहे हैं क्या, मोल्स, तो मैं इसको एन में डिनोट करूंगा, अपॉन वॉल्यूम, मोल्स किसका, सोल्यूट का, अपॉन वॉल्यूम किसका, सोल्यूशन का, ये भी याद रखना होगा, ठीक है, और ये वॉल्यूम जो हम लेंगे किसमें लेंगे, लीटर्स में लेंगे, ये बात याद, ये तो पहले डेफिनेशन का हिस्सा है। अब समझे, अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि NaOH लिया गया, ठीक है, NaOH, और कहा गया कि आपको 130 ग्राम NaOH दिया गया, 130 ग्राम NaOH, क्या है, NaOH, और वो कितना दिया हुआ है आपको, 120 ग्राम, ठीक है, और कहा गया ये जो सोल्यूशन लिए आप, सोल्यूशन जो सोल्यूशन बना वाटर और NaOH का, वो मान लीजिए मुझे कहा गया कि ये आपका है, पकड़ लीजिए, सोल्यूशन है, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, वो दिया 900 ml, ठीक है, ये क्या दिया हुआ मुझे, वेट दिया हुआ है, चलिए इसको W में लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। अब इसी से समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें, कि इसकी मोलैरिटी क्या होगी, सोल्यूशन बताइए। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले नंबर तो मुझे तो मोल्स चाहिए, यहाँ पे दिया वेट,
पहले गड़बड़ हो गया, गड़बड़ नहीं हुआ, बता रहे मोल्स कैसे खोजेंगे ये आपको जानना पड़ेगा। देखिए कोई भी चीज है, आप जानते हो मोलर मोलर वैल्यू कितना, मोलर वेट, 1 मोलर वेट ऑफ NaOH कितना होगा आपको पता है इन ग्राम्स, तो वो होगा मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स। तो आप 23 होता है आपका सोडियम का, 16 होता है आपका ऑक्सीजन का, और 1 होता है H का, तो ये आपका 40 ग्राम्स हो गया। क्या 1 मोलर वेट माने 1 मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू 40 ग्राम्स, ये हो गया। आपको दिया हुआ है कितना 120 मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स, तो हम कह सकते हैं 40 ग्राम्स में जो है ये 1 मोल बनता है, ठीक है। तो 120 ग्राम्स में कितना बनेगा, अगर वेट 120 दिया तो इसको 1 यूनिट में 1/40 इंटू 120 कीजिएगा कितने मोल्स बनेंगे, तो इसे काट के आपको 3 टाइम्स होगा, तो यानी कि n इज इक्वल टू आपका इन आवर क्वेश्चन 3 है। तो देखिए आप 120 नहीं लिखिएगा, आप 3 लिखिएगा, लेकिन क्या बार बार ये सब अलग से करना होगा, नहीं, इसको हम फॉर्मूला के फॉर्म में ही बता देते हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू n के बदले में आप लिखिए W माने आपको जो वेट दिया हुआ है, और उसकी नीचे लिखिए मोलर मास, मोलर मास ये जो था मोलर वेट इन ग्राम्स, तो दोनों ग्राम्स में ग्राम्स ग्राम्स कट जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं आपको वॉल्यूम के केस में, अब यहाँ नीचे में है ना न्यूमरेटर में है, ये लिखा हुआ है सॉल्यूशन है कितना वॉल्यूम 900 ml, तो 900 ml लिखे, 900 ml है, लेकिन मुझे क्या करना है लीटर्स में करना है, तो मैं क्या करूंगा इसको 900 को, हम जानते हैं कि अगर 1000 ml होगा तो आपको 1 लीटर देगा, अगर 900 ml है तो आप क्या करोगे, इसको आप 1/1000 इंटू 900 ऐसे कर दोगे ना लीटर्स। देखिए 900/1000, 900/1000 आप कर दोगे, ये लीटर में आ गया जो आपको चाहिए था, कोई टेंशन नहीं है उसमें, इसमें कुछ नहीं दिया था, मोल्स दिया था, कोई नंबर नहीं था, और यहाँ पे यूनिट जो था लीटर में था, लीटर में कर दिया। तो इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके हम लिखेंगे मोलैरिटी इज इक्वल टू W/M लिख दीजिए, इनटू यहाँ पे 900 लिख दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर में 1000 को उठा दीजिए। इस तरह से एक जनरल ये जो है फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, और ये नहीं यूज करेंगे, ये यूज करने में दिक्कत होगी, हाँ समझेंगे इसी से, लेकिन अप्रोच ये होगा हमारा, अगर इस अप्रोच से जाएंगे कोई भी सवाल हो जाएगा। आप ये कहिए कि सर मोलैरिटी लिख रहे हैं तो आप लिखो कैसे इसको, तो कर देते हैं इसी एग्जाम्पल को कंप्लीट। तो W कितना दिया हुआ है इसका 120, मोलर मास कितना हुआ 40, 900 इंटू 1000, तो काटिए जीरोस 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 36 है, इसको पहले काट देते हैं 3 0 9 3 9 10 10/3 10/3, और आंसर में मोलर लिख दीजिएगा। अब ये कोई ना कुछ नहीं है, सेमी मोलर नहीं है, ये कुछ और, तो कह रहा हूँ 3.33 आपका मोलर आया, एम ये उसका यूनिट जो नोटेशन एक्चुअली यूनिट नहीं है, ये नोटेशन है, एम लिख दोगे तो ये मोलर में एक्सप्रेस हो गया, तो मोलैरिटी इसकी खोज दी गई इसकी इस सोल्यूशन की। तो ये तो मैं एक समझाने के लिए आपको दिया, ठीक है, हर क्वेश्चन का अप्रोच आपको समझना होगा, आपको मीनिंग तो ये लेके चलना होगा, आपको वर्किंग में ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं एक्चुअल क्वेश्चंस में और देखते हैं हम लोग सॉल्व कर पाते कि नहीं। देखिए थोड़ा सा आइडिया दे दिया हूँ, देखिए आपको मोलैरिटी अब कितना इजी लगेगा। देखिए क्या लिख रहा है, देखिए जस्ट एक दिखाने के लिए एक छोटा सा जस्ट खिलवाड़ नहीं किया था। देखिए क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे आपको, द मोलैरिटी ऑफ NaOH
in the solution prepared by dissolving 4 grams in enough water to form 200 ml of the solution. तो कह रहा कि पानी दे दिया गया था और देखा गया कि आपको कैलकुलेट द मोलारिटी, मोलारिटी खोजना है आपको किसका, ऑफ NaOH, कितना डिसॉल्व कर रहे हैं, इतना, ठीक है। तो 4 ग्राम्स W जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, W जो है आपको 4 ग्राम दिया हुआ, ठीक है, ग्राम्स लिख देता हूँ। इन एनफ वाटर टू फॉर्म इतना ml ऑफ द सोल्यूशन, तो ये इतना ml ऑफ द सोल्यूशन लिएगा। सोल्यूशन का ये जो है V जो है वो कितना है 250 ml। एक और टर्म मेरा बचता है ना, W अपॉन क्या चाहिए मुझे, M चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास ऑफ द सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे इनटू ये ml में है, ठीक है, 250 इंटू 1000 कर देना होगा यहाँ पे। अब ये बचा हिस्सा हमको देखना है, M को खोज ले पहले, M इज इक्वल टू NaOH का खोजना है ना, M ऑफ NaOH, तो 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40G, अभी तो थोड़ी देर पहले हमने किया। अब इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं तो क्या होगा, 4 हो जाएगा ऊपर में, नीचे में 40 हो जाएगा, और 250 इंटू 1000, 1 2 आप 4 काट दीजिए तो आपका हो गया 25 10 डेसिमल, दिस इज 0, ये हो गया 0.4 M लिख दोगे आप, जो भी आंसर है उसमें M लगा, मोलारिटी है ना तो M। स्ट्रेंथ है, ये बता रहा है कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, बार बार स्ट्रेंथ का मतलब कि इसमें कितने सॉल्यूट ज्यादा है, कम है ज्यादा है, तो जितना ज्यादा हो तो स्ट्रेंथ ज्यादा कहलाएगा। जैसे कहते हैं डाइल्यूटेड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो स्ट्रेंथ ही बता रहा है, डाइल्यूट किया हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसका एक स्ट्रेंथ बताते हैं कि अब उसमें भी आपको डाइल्यूशन कितना है, 20% है कि 10% है, वो भी बताया जाएगा। तो वही तो हम खोज रहे हैं यहाँ पे, डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन, तो ये बताता है कितने कॉन्सेंट्रेशन, ये कम है, और ज्यादा डालोगे तो और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, मेरे वाले केस में ज्यादा था ना, 3.33 मेरा आया था, यहाँ पे 0.4 आया, इस तरह से चेंजेस आएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें एक और रिलेशन तैयार करेंगे एक्चुअली, तो रिलेशन तैयार इसलिए करेंगे कि उस रिलेशन को भी हम न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि मोलारिटी अगर दिया हुआ है, मोलारिटी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन मोलर मास ऑफ द जो सॉल्यूट है इनटू वॉल्यूम इन, मान लीजिए आपको दिया हुआ स्मॉल भी करता हूँ, इन मिलीलीटर्स इनटू 1000, ऐसे लिख दोगे, ये मिलीलीटर्स में है, ऐसे लिखोगे ना आप। अच्छा ठीक, अगर कहा जाए कि आपने W मुझे खोज की, W, तो क्या कीजिएगा आप, W इज इक्वल टू मोलारिटी जो भी दिया, 2M 0.5M कुछ भी दिया हो, M में दिया रहेगा, इनटू मोलर मास, मोलर मास वाला मोलर मास, हाँ, इनटू वॉल्यूम इन ml, ठीक है, अपॉन, आप सबके नीचे 1000 को लेकर चले जाएगा यहाँ पे, अपॉन 1000। इस तरह से आप वेट नहीं दिया हुआ है तो खोज सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन में आते हैं, द मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड खोजना है, प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन, तो क्या दिया हुआ है, डेसीमोलर, यहाँ पे मोलारिटी में आपको दिया हुआ है, मोलारिटी में आपको दिया हुआ है डेसीमोलर, ठीक है, ये डेसीमोलर हो गया, अभी तुमने पढ़ा डेसीमोलर ऐसा होता है, उसी से दिया था मैं, इज इक्वल टू वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास खोजिए, तो H2SO4, तो 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना होगा, ये 98 होगा, ठीक है,
तो 98 आपको पता चल गया, यहाँ पे 98 लिख दीजिए, इनटू वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब जब लिखा हुआ है तो एक्चुअली 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर कहिए या सेंटीमीटर क्यूब कहिए, एक ही बात है। तो आप एक्चुअली ये दिया हुआ क्या था, ये एक तरह से कह सकते हैं मिलीलीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप मिलीलीटर हटा दीजिए और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड किया आपने, ऊपर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या खोजेंगे, वेट खोज लेंगे। तो वेट इधर रखते हैं, बाकी सब इधर आते हैं। इधर 1 है, ये m लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, ये भी यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है आप, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए, तो 1/10, ठीक है। 98 ऊपर जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, नीचे में 1000 आएगा, ये 1000 इधर आएगा। अब हम जो कैंसिल कर सकते कर देते हैं, यहाँ पे 98, तो वेट इज इक्वल टू 98 अपॉन 100 0.98 इन ग्राम्स लिखिएगा, क्योंकि आप ये तो ग्राम्स में ही लिए थे ना, तो ये रह गया आपका ग्राम्स। यहाँ पे आपने ग्राम्स लिखा था, वो ग्राम्स आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मोलर मास इन ग्राम्स ही तो 1 मोल मॉलिक्यूल होता है, या वो सॉरी 1 मोल होता है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मोलारिटी का कॉन्सेप्ट जो है आपके एकदम क्लियर ऐसा हो जाए कि कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना सके। देखिए यहाँ पर मैं वो फॉर्मूला ही यूज नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैंने क्या कहा था, मैं यूज कर रहा था कि फॉर्मूला क्या है एक्चुअली आपका, मोलारिटी रियल फॉर्मूला जो है, वर्किंग फॉर्मूला नहीं बोल रहा हूँ। मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर में रहेगा एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे में। मैं नहीं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन नहीं, मैं सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मोल्स मैंने कहा कि n टर्म्स में ले लीजिए आप, ठीक है। और मैंने कहा अगर मास दिया हुआ है उसका तो वेट ले लीजिए मास, और मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, जिससे आपको मोल्स निकल जाते हैं। अब कभी ऐसा आ जाए कि आपको मास नहीं दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है नंबर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तब मोल कैसे निकालिएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको दे दिया है तो आप 6.023 या 22 जो भी आप इस्तेमाल करिए, 22 कर देते हैं, 10⁻23 से डिवाइड कीजिए। क्या है एक्चुअली एवोगाड्रो नंबर, जो कि एक मोल ऑफ किसी भी कंपाउंड गैस या एलिमेंट कुछ भी हो उसका नंबर है, पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर में इतना है तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नीचे भी डिवाइड करना, ये मोलर नंबर है, एक मोल का इतना नंबर होता है। तो इससे डिवाइड कीजिएगा तो n निकल जाएगा। कभी कभी आपको वॉल्यूम में दे दिया तो क्या कीजिएगा, मैंने गैसेस हो सकता है ना, गैसेस हम बोले कि लिक्विड में ज्यादातर कैलकुलेशन होते हैं। तो आपके बैड लक से क्या हुआ, फ्लूइड मानकर वो लोग गैस वाला ही दे दिए, तो क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालिएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द क्या, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन 22.4 लीटर्स कर दीजिएगा, या फिर 22,400 ml से डिवाइड कर दीजिए। अगर ml में होगा तो ml से डिवाइड कीजिएगा, लीटर में होगा तो लीटर से। तो n आपको निकालना है, एक्चुअली आपको यहाँ पे n निकालना है। अब वो n जनरली ये वाला टर्म से निकलता है, जनरली इससे निकलता है, ये दोनों से नहीं निकलता है, लेकिन कभी कभी ये टर्म आ जाता है, तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में सेकंड वाला फॉर्म हमको यूज करना है। तो क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन खोजना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से दिया हुआ है, ऑफ यूरिया, ठीक है, प्रेजेंट इन वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, ठीक है, ml में दिया हुआ, याद रखिएगा ml में दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये तो 1000 वाला फॉर्मूला हो जाएगा ऐसे। तो मोलारिटी खोजते हैं, कॉन्सेंट्रेशन माने मोलारिटी है, देखिए m दिया हुआ तो मोलारिटी होगा ना। तो मोल्स कैसे खोजिएगा, 6.02 10 टू द पावर इतना अपॉन 6.022 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सेकंड प्लेस तक छोड़ सकते थे, इजी रहेगा आपके लिए। ये लिख दिया आपने, हो गया, मोल्स निकल गया आपका, n निकल गया।
अब वॉल्यूम में चलिए आइए, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 100 ml, चूंकि 100 ml दिया हुआ तो ऊपर में आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको देखिए यहाँ पर आपका ये तो दोनों कट गए, इसमें कितना हो गया 10 टू द पावर 20 है 23 हो गया, लेकिन यहाँ पे 10 टू द पावर तो इसको काट देते 23 ऐसे काट 1/100 m आ गया, सेंटीमोलर आ गया। ये आंसर है, कुछ नहीं है। देखिए आप अगर टर्म समझते हो, मोलारिटी का क्वेश्चन कुछ नहीं है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये लेकिन आपका देखिए नीट 2013 का है और थोड़ा सा इसमें देखिए अलग से कुछ इंफॉर्मेशन है, उसको एडअप करेंगे मोलारिटी में और अपने आप आंसर आएगा। क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड क्योंकि 70% है ना, ये तो कॉन्सेंट्रेटेड है, नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2m मोलर नाइट्रिक NO3, मैंने ये सॉल्यूशन ही बनाना है। तो पहले क्या क्या दिया हुआ है, तो मोलारिटी दी हुई है हमको कितना 2m, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है जिसमें डालेंगे, शुड बी प्रिपेयर्ड है, वॉल्यूम दिया हुआ है ऑफ सॉल्यूशन 250। अच्छा एक और चीज दिया हुआ है जिसका मोलर मास दिया हुआ है m, किसका नाइट्रिक एसिड का, तो कितना होगा 1 + 14 15 15 + 48 63 ग्राम्स, ठीक है, ये सारा दिया हुआ है। तो मुझे बचता क्या है इसमें बताइए, तो क्या बचता है आपका, जो बचता है आपका मोल्स पता लगाना है, तो मोल्स पहले पता लगा लेते हैं ना, ठीक है, समझ में आ रही है। यहाँ पे आपको मोलर मास वेट नहीं दिया हुआ है ना, तो वेट माने हम मोल्स में ही खोज लेते हैं उसको, तो ऐसे खोज लेते हैं पहले उसको, ये सब इंफॉर्मेशन में बताया। और दिया हुआ कि ये कॉन्सेंट्रेटेड क्या करना है, द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज 70%, 70% मतलब इसमें कॉन्सेंट्रेशन है, पूरा मतलब वो नहीं लिया गया है, 100% नहीं लिया गया है। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। तो पहले तो हम ऐसे करते हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर है, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोलारिटी आपकी दी गई है तो आप n इज इक्वल टू मोलारिटी 2 कर दीजिए, 250 ऊपर ले जाइए और 1000 नीचे ले जाइए, तो आपको 50 1 2 0.5 मोल्स आपको लेना है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब कह रहे हैं कि हाउ मेनी ग्राम्स, कितने, इसको मोल्स को ग्राम्स में चेंज करना होगा ना, तो कैसे कीजिएगा, तो आप जानते हैं 1 मोल होता तो कितना ग्राम्स होता, ये होता, तो आप लिख देते, अगर 100% का बात होता तो ये 70% में हम लोग बात कर रहे हैं ना, 70% अगर लेते हैं HNO3 तो उसका मास कितना होगा, उसका हो जाएगा मास 0.5 मोल्स, जितने मोल्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए उसका, ये इससे आपका मिल गया इतना ग्राम्स, ठीक है। लेकिन मुझे मतलब ये तो 70/100 हो गया ना, ये ऐसे हम ऐसे थोड़ी खोजते हैं HNO3, ऐसे थोड़ी खोजते हैं हम, तो HNO3 का खोजते हैं, तो HNO3 is equal to 0.5 into 63 और ये उलट जाएगा 100/70, ऐसे खोज लेंगे। अब वो इजी करना होगा, ये 7 9 जा 7 10 जा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 1 0 इससे कैंसिल करेंगे तो 45 ग्राम्स आपका कोई है आंसर, है 45 ग्राम्स का ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। समझ में आया कि नहीं, देखिए फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर 70% का ही झमेला दे दिया है, 70% नहीं, मुझे 1 का चाहिए ना, एक तरह से 1 का खोजते हैं, 1 का मास खोजिए, ठीक है, तो ये टोटल का ये 70% है, उसको हम उधर लेके चले गए, यूनिटरी मेथड कर दिए,
और इस तरह से ये आंसर आ गया। पहले हम इसे क्या मोल्स खोज लिए, मोल्स खोजने से मुझे क्या पता चलेगा, इतने मोल्स है। अब मुझे मोलर मतलब मोलर मास पता है, तो जितने मोल्स, अगर 2 मोल्स होता है तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5.5 मोल्स है तो 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो ग्राम्स पता चल गया। तो ये झमेला नहीं होता, ये झमेला बस वहीं पे आंसर खत्म हो जाता है। ये 70% नहीं लिखा होता तो मेरा आंसर ये क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई कर देते आंसर हो जाता है। लेकिन ये 70% दिया हुआ है तो मुझे फिर 1 पर आना पड़ेगा इसको, ठीक है। यानी कि उधर इधर 70/100 है तो उधर 100/70 कर दिया हमने, उस तरफ ले जाकर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत खतरनाक दिखने में लग रहा है लेकिन है नहीं खतरनाक, मैं समझाऊंगा तो बहुत इजी लगेगा। ये भी नीट का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या लिख रहा है, एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड टू 100 ml ऑफ इतना मोलर सोल्यूशन। अब नाम बहुत खतरनाक दिया हुआ है, क्या, डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। अब सुनने के मुझे तो बहुत हार्ड लग रहा है ना, तो इसको अगर तोड़ा जाए तो देखिए डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, ठीक है, हो गया डाइक्लोरो हो गया, टेट्रा एक्वा क्रोमियम, तो एक्वा माने क्या होता है, एक्वस टेट्रा, ठीक है, क्रोमियम टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3, इसका वैलेंसी 3 है, ठीक है, क्लोराइड, क्लोराइड, तो ये बना आपका ये चीज, समझ में आ गई, देख लीजिए। अब इससे क्या निकलेगा, एक्चुअली यहाँ पे Cl है, जब आप AgNO3 से रिएक्ट करवाइएगा, एनफ दीजिएगा ना, लिमिटिंग नहीं होना चाहिए, तो ये AgCl तैयार करेगा जो कि प्रेसिपिटेट होगा। यहाँ पे देखिए प्रेसिपिटेट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखिए, यहाँ पे एक Cl इसके पास में 1 मोल पे है, यहाँ पे एक ही तो AgCl तैयार होगा, 1 मोल 1 मोल, 10 मोल 10 मोल, n मोल्स n मोल्स। तो हम इसका बात नहीं करेंगे, इसका बात नहीं करेंगे, हम इसी खोज लेंगे, ये मोल्स खोज लेंगे, तो मेरा आंसर मिल जाएगा कि उतना मोल्स AgCl का भी तैयार हुआ। अब क्वेश्चन फिर पढ़ के समझाता हूँ मैं आपको। एन एक्सेस ऑफ AgNO3 is added to 100 ml of 0.01 m solution of dichloro tetra aqua chromium 3 chloride. The number of moles of AgCl precipitated, हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट खोजना, लेकिन मैं इसका सारा उसका कैसे जानूंगा, उसका तो कुछ नहीं जानता हूँ, सब तो दिया हुआ इसका, तो इसके सारे खोजूंगा। यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कितने मोल्स का ये रिएक्ट करेगा, रिएक्शन कितनी होगी, कितने मोल्स जाएगा उधर, मैंने रिएक्ट होगा, मैंने कितना कन्वर्ट होगा, Cl 1 मोल के लिए कन्वर्ट होगा, तो जितने Cl होगा उतने AgCl बनेंगे, उतने ही मोल्स होंगे। तो मोल्स ऑफ एक्चुअली हमको खोजना है इसका डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड का, इसका। अब चलते हैं, इसका इतना बड़ा बड़ा नाम नहीं बोल के सीधा चले, तो क्या मोलर है, 0.01 m लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, मोलर कॉन्सेंट्रेशन में लिख दे, इक्वल साइन, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैं n लिख देता हूँ, ठीक है। अब नीचे में मोल्स में लिख दिया, W अपन m नहीं लिखा हूँ, n लिखा हूँ, तो सीधा मुझे क्या लिखना है, वॉल्यूम लिखना है ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये कितना है, 100 ml है, ml में जब होगा तो क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या होगा फिर, अब इसको जस्ट n खोज दीजिए आप, n इज इक्वल टू, यहाँ पे आइए 0.01 इंटू 100, ये 1000 सॉरी, और ऑन 1000, तो ये कितना हो गया, ये 2 प्लेसेस हटेगा तो ये हो जाए 1/1000, या फिर कह सकते 10⁻³ मोल्स। आप देखिए मिलता है कि नहीं, कहीं 10⁻³ में नहीं दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है, इधर चले आइए, लिखिए, डिवाइड करके दिखाते हैं आपको, 1 दिया हुआ है, डेसिमल दीजिए, ठीक है, 0 दीजिए, 0 टाइम जाएगा, 0 दीजिए, 0 टाइम जाएगा, और एक 0 दीजिए तो 1 टाइम जाएगा। ये जिसका होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन हो रहा है, यस, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट हो गया, 0.001। ऐसे भी आंसर आ सकता है, तो ये चॉइस होता है, अगर ये आया तो ये चॉइस है। अगला मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी देखिए बहुत सारे बुक्स में होते नहीं है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आ जाते हैं, तो आ जाने का मतलब हुआ कि आपको उसका मतलब समझना होगा।
एक्चुअली ये कोई टफ सेक्शन नहीं है, ये कह सकते हैं ये मोलारिटी का जुड़वा भाई है। तो इसको नाम अलग से क्यों दिया गया है, तो थोड़ा सा कुछ शक्ल सूरत में थोड़ा सा होता है ना, जुड़वे भाई में भी तो थोड़ा अंतर होता है, वही यहाँ पे भी कहानी है। जुड़वे भाई में थोड़े अंतर है और दोनों भाई एक ही है, अब नाम अलग अलग है। फॉर्मेलिटी जैसे जुड़वे भाई का नाम अलग अलग होता है ना, जैसे कि आप जानते हो डीएनए टेस्ट दोनों का एक निकलेगा, अगर आइडेंटिकल ट्विंस है तो हम कहते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या फिंगर टेस्टिंग जो करते हैं, तो डीएनए टेस्ट करिएगा दो ट्विंस का तो आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा। आपको हाँ, थंब जो फिंगरप्रिंट होता है फिंगर से आप ले सकते हो तो उनका अलग मिलेगा, लेकिन डीएनए टेस्ट कीजिएगा दो हम किस ट्विंस की बात कर रहे हैं, आइडेंटिकल ट्विंस की, तो उसमें कोई फर्क नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह से दो आइडेंटिकल ट्विंस में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन नाम तो आप राम और श्याम दिए हुए हैं। माँ जब राम को बुलाती है तो राम ही आता है, श्याम तो आता नहीं है, दूसरा वाला आता नहीं है, श्याम को बुलाती है तो राम आता है, श्याम राम नहीं आता श्याम आता है, तो इस तरह से जिसको बुलाते हैं वही आता है। तो फॉर्मेलिटी एंड मोरालिटी को अगर आप राम और श्याम मान लें, यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस मान लें, तो कोई इसमें हर्ज नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चीज को इजीली समझ पाओगे। अगर आप मोलारिटी के क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो आप समझ लेना कि आप फॉर्मेलिटी के भी क्वेश्चंस कर पाओगे। तो फिर ये अलग से एक टर्म आया कैसे, अब ये क्वेश्चन उठती है ना, तो अलग टर्म क्या है इसके बारे में बताऊं। तो मैंने आप बताइए इसी जब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ये कर रहा था, क्या कर रहा हूँ अभी भी केमिस्ट्री कर रहा हूँ, तो उसमें एक जगह आया था कि जो मॉलिक्यूलर वेट, फॉर्मूला मास वेट, ये सब बताया था, एटॉमिक वेट मास बताया था ना। तो उस सेक्शन में मैं एक 3D डायग्राम भी दिखाया था, वो यहाँ पे मैं फिर से दोहराना नहीं चाहता हूँ। तो उसको उसमें याद होगा मैंने कहा था कि एग्जाम्पल के हिसाब से कि NaCl लिया था मैंने, और NaCl को मैंने कहा था कि NaCl एक्चुअली ऐसे कुछ होता है कि जैसे मान लीजिए Na जो है छोटे 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 Na हैं और इसके चारों तरफ बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े 6 इसको क्या घेरे रहते हैं, Cl घेरे रहते हैं। ये मैंने बताया होगा, आपको याद होगा। आप अब ये कहोगे कि ये ऐसे आपने क्यों दिया, तो वो दूसरी बात है, तो डिस्कशन में उससे आपको वीडियो में जाना पड़ेगा डिटेल्स, क्योंकि अगर वो छोटी छोटी चीजों को फिर से बार के बार दोहराऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा आपका, जो क्वालिटी टाइम जो होता है लेक्चर का कम हो जाता है। क्वांटिटी में नहीं देना चाहता, मैं क्वालिटी देना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये कभी भी ना अलग ढंग से नहीं रहते, जब ये सोल्यूशन में पढ़ते हैं ना, सोल्यूशन में देते हैं हम उनको, तब जाके ये Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस के रूप में बढ़ते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट में ये हमेशा क्लब्ड रहते हैं और सिंगुलर फॉर्म में नहीं मिलता। सबसे बड़ा चीज जिसे बताया ना कि घिरा हुआ है, एक Na घिरा हुआ है 6 Cl से, तो ये ऐसे एक Cl भी घिरा हुआ है 6 आपके Na से। तो ये जो पॉइंट है ये दिमाग में रखना होगा कि इनको एक साथ में ही हमको हमेशा हिसाब करना पड़ता है। इसको चूंकि इसको कहते हैं हम फॉर्मूला मास, इसी को कहते हैं कि फॉर्मूला तो लिया मैंने, ठीक है ना, पूरा फॉर्मूला ले लिया ना, फॉर्मूला लेकर उसका मास निकाल। अब उसमें ये कहने का मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअली होता तो NaCl होता तो मैं कहता मॉलिक्यूलर मास, चूंकि इंडिविजुअली पाए नहीं जाते तो मैंने Na का ले लिया, Cl का ले लिया, और जोड़कर बताया कि मैंने यहाँ से इस ग्रुप से Na का ले लिया, कहीं Cl ऐसे है और चारों तरफ Na बहुत सारे ऐसे 6 हैं, इसको यहाँ से ले लिया, इसको यहाँ से ले लिया, लेकर मैंने फॉर्मूला मास बनाया। तो ये फॉर्मूला मास मैंने कहने मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया पहले और फिर उसका मास बताया, और कोई अंतर नहीं है आपके मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास में। क्वेश्चंस कैसे डील करेंगे, अब ये पॉइंट आता है। अब देखिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखते हैं, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी मतलब वो फॉर्मेलिटी नहीं, ये नाम, ये मोलारिटी जैसे नाम था वो किस में था, मोलर मास के ऊपर था। ये फॉर्मूला मास के ऊपर है, फॉर्मूला मास के ऊपर है, ग्राम फॉर्मूला मास के ऊपर है, वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के ऊपर था। तो ये फॉर्मूला मास के ऊपर तो फॉर्मेलिटी ही कहलाएगा ना, कुछ और नहीं है। यहाँ पर अगर मैं लिख देता, इसका यहाँ पे लिख देता मैं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, मास ठीक है ना, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मैंने यहाँ पे लिखता, ग्राम मॉलिक्यूलर मोलर मास हो गया। तो ये जो है मॉलिक्यूल लिखा तो मोलर लिखता, फॉर्मूला लिखा तो फॉर्मल लिखा, तो मॉलिक्यूलर मोलारिटी, फॉर्मूला फॉर्मेलिटी, इसी से नाम आया है, उसी का एक तरह से लिखते हैं, एब्रिविएशन लेके हम यूज करते हैं।
तो कोई ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अलग चीज है, बस नाम का ही अंतर है और कुछ नहीं है। तो आप सॉल्यूट जो लेते हो, जैसे मैंने NaCl सॉल्यूट ले लिया, तो उसका मैं नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास का ही या फॉर्मूला मास का ही लेते हैं आप ना। मॉलिक्यूलर मास कहा है तो कितना लिखते हैं आप? 23 प्लस 35.5 लिखते हैं आप। इसका कितना लिखते हैं? 0.585 ये लिखते हैं, और जी में लिख देते हैं आप, ये लिखते हैं ना। फॉर्मूला मास भी लिखिएगा वही लिखिएगा 58.5 ग्राम, कुछ अंतर नहीं है। हाँ, साइंटिस्ट है, जैसे एक पॉलिन नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको अलग से सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इसलिए अलग से समझ रहे हैं हम लोग, और कोई मतलब नहीं, केवल इसके एग्जिस्टेंस के तरीके को देखते हैं तो अलग है दूसरे कंपाउंड से, इसी से इसको अलग ढंग से पढ़ते हैं। फॉर्मूला मास के नाम से इसको जानते हैं, वैसे जनरली हम लोग इसको मॉलिक्यूलर मास के ही नाम से जानते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस करके देखे, पहले तो इसका फॉर्मूला देखे क्या लिखा हुआ है। तो फॉर्मेलिटी, जैसे मोलारिटी को हम m लिखते हैं तो इसको फॉर्मेलिटी को f लिखेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एन लिख दीजिए सीधा, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास का मतलब मोल्स, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक नंबर ऑफ, तो एक इंटू नंबर दे दो 5 10 6, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया। उसी तरह यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और हम लोग लेते हैं सोल्यूशन का वॉल्यूम किस फॉर्म में, लीटर में, अगर मिलीलीटर में तो उसको फिर 1000 डिवाइड करेंगे, यानी कि ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो यही फॉर्मूला देखिए अभी भी लग रहा है, कहीं अलग कुछ नहीं किया गया, लेकिन नाम बदल दिया गया, यही अंतर है बस, और इसमें कोई अंतर नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में चले आते हैं। क्वेश्चन देखिए NaCl का ही एग्जाम्पल लिया गया है, क्योंकि इसी का फॉर्मूला ज्यादातर हम यूज करते हैं, यानी सॉल्ट ज्यादातर जो होते हैं ना, कैटायंस एनायंस के रूप में होता है ना, वो उसी तरह से अटैच होते हैं एक दूसरे से। अब असल में आपका एक सिलेबस में चैप्टर था सॉलिड स्टेट क्लास 12 में, तो वो फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 था, आज आपके सिलेबस में नहीं है। ये अच्छी बात है, क्यों बताइए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में नहीं, वो 3D के रूप में ही आप समझ सकते थे। कहने मतलब कि आपको आइडेंटिफाई, मतलब एक प्रैक्टिकली नहीं दिखाया जाए, वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पहला नंबर तो इमेजिनेटिव है, एटम्स कैसे अरेंज्ड हैं, एटम्स के पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं, उसको एक क्यूब के रूप में दिखाना और उसको समझाना कहाँ कॉर्नर पे है कि कहाँ पे सेंटर पे है, ये पूरा 3D फॉर्मेट में आप अगर ड्रॉ करके किसी बच्चे को बताया जाता था। मैं जब पढ़ाता था सॉलिड स्टेट, जब जरूरत पड़ती थी, मैं बहुत ही पहले तो स्मार्ट बोर्ड्स भी नहीं होते थे कि आप स्मार्ट बोर्ड में बता दिए कि चलिए एक 3D डायग्राम है, तो हमको क्या करना होता था कि हम लोगों को एक मॉडल बनाना पड़ता था, स्टिक्स और ये लेके, छोटे छोटे बीड्स होते हैं ना, उसको लेके मॉडल बनाना पड़ता था, और तब जब हम बनाते थे और समझाने की कोशिश करते थे कि देखो ये यहाँ पे इस पोजीशन पे है तो ऐसे होगा, इतना बड़ा ये होगा, ये इतना छोटा होगा, इसमें इतना स्पेस बचता है, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट है, और वो बहुत ही प्रॉब्लम होता था। तो ये फॉर्मेलिटी का चैप्टर, मतलब तो ये सेक्शन बहुत छोटा है आपके लिए यहाँ पे चैप्टर, लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट आपको जानना है तो आपको सॉलिड स्टेट पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए पुराना सिलेबस का जो बुक कहीं हो, कभी आप पुराने अपने भैया या दीदी के पास में होगा ना, आपके पास में, या किसी कजन के पास में भी हो सकता है, तो आप कभी देख लीजिएगा फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12, उसमें आप पाइएगा कि ये सॉलिड स्टेट में कैसे अरेंजमेंट होती थी, ये अरेंजमेंट वहीं से मैं बता रहा था। तो ये अरेंजमेंट आपको जानना नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट जो चाहिए वो दे दिया। क्वेश्चंस डील करेंगे हम लोग मोलारिटी के क्वेश्चन से डील करते हैं, ठीक मोलारिटी के क्वेश्चन के हिसाब से ही हम इसको भी डील करेंगे। हम लिखा रहेगा फॉर्मेलिटी, पढ़ेंगे हम इसको मोलारिटी, बस इतना ही करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व, ये आपको दिमाग में रखना है। प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ही तरीका है इसका, क्या, मोलारिटी को आप फॉर्मेलिटी मान लीजिए, या फॉर्मेलिटी को मोलारिटी मान लीजिए। चलिए अब देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 234 grams of NaCl is dissolved in 800 ml of solution, find the formality। फॉर्मेलिटी मैंने क्या कहोगे, मोलारिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है मोलारिटी, तो फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू
क्या दिया हुआ है, n बताया था ना, n पॉइंट उसी को लिख दो, अभी अभी तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये सॉल्यूशन का है। अब n कैसे खोजेंगे, तो आप जानते हो, यहाँ पे तो मोलर मास दिया हुआ है, ठीक है, मोलर मास दिया हुआ है यहाँ पे, और तो इसको आप कर दोगे ऐसे, वेट आपको जो दिया जाएगा अपॉन मोलर मास इनटू ml में दिया हुआ है, तो ये 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होगा, यहाँ पे कितना 800 ml इंटू 1000, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको वैल्यूज को पुट करना है हमको, और कुछ नहीं करना है, वेट दिया हुआ मुझे 2 3 4 और मोलर मास मुझे मिला है 58.5, जी जी लिख दो, छोड़ दो, जी जी लिख दिया और काट दिया। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, 800 ऊपर में लिखते हैं 1000। अब इसको सॉल्यूशन करना है, इसको डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ पे और जीरो दे दीजिए। अब ये 800 है, ठीक है, तो अब इसको कीजिए आप, तो समझ में आ जाए क्या होगा। वैसे डेसिमल रखते हुए तो फायदा वही होता है, कोई बात नहीं। 5 8 5 2 3 4 डेसिमल देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 है ना, ये 20 टाइम्स देखते हैं, 20 बोल रहे हैं, 4 टाइम्स देखते हैं, 5 8 5 into 4 22 32 34 3 20 23, हाँ आ गया, देखिए यहाँ पे ये तो 0 टाइम्स जाएगा, फिर यहाँ पे आप एक 0 दीजिएगा, देखिए आगे आगे आंसर, तो 2 3 4 0, सॉरी ये होगा, मैंने डेसिमल दिया 234 था ना पहले, 234 डेसिमल दिया, फिर 0 देना था, ये नहीं होगा, ये 1 टाइम्स यहाँ पे होगा, तो आंसर आपका हो गया, ये वाला पोर्शन जो है वो हो गया 0.1। अभी ये बाकी है आपका 4 zeros अपॉन 8, यहाँ पे काट दीजिए और यहाँ पे इसको डेसिमल हटाइए, एक 0 खा जाइए, 10/8 या 5.4 1.25, ये फॉर्मेलिटी हो गया। तो इस तरह से खोजते हैं। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे वहाँ पे गलती हो गया था, कहीं बाद में स्लाइड खत्म होने के बाद में बताऊंगा तो अंतर हो जाएगा। तो 2 3 4 5 8 5 0 टाइम्स उसका डेसिमल देखते हैं, 0 यहाँ पे दिया था, 1 टाइम, यहाँ 1 टाइम नहीं 4 टाइम्स, देखिए गलती हुआ है, 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स है, यहाँ पे इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 5 और मिनट, ये हो गया आंसर, 4 टाइम्स हो गया ना, और डेसिमल हटाए यहाँ से, एक 0 ये खाया है, जो यहाँ से खाया था 10 40 अपॉन 8 5 टाइम्स, ठीक, अब जाने सही हो गया। आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मेरा एक पूरा लेक्चर डेडिकेटेड लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट पर, अगर नहीं पढ़ा है, नहीं जानते ठीक से, तो उसको चाहिए देखिए, आपका मोल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, दैट इज माय गारंटी। उसके बाद में हमने इक्विवेलेंट वेट के बारे में पढ़ा, मैं देख रहा हूँ रिस्पांस बच्चों का अच्छा है, उनको अच्छा लग रहा है वाला लेक्चर, वो भी देख सकते हैं आप। दोनों में डिफरेंस समझना होगा। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, पहले मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम्स में लिख देते हैं, तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को मोल्स, माने इसको 1 मोल कहते हैं, एक मोल होगा, 1 ग्राम अगर दिया हुआ है मॉलिक्यूलर है तो 1 मोल कहलाएगा। अब उसी तरह से ग्राम में लिखा हो और इक्विवेलेंट वेट लिखा हुआ हो, मॉलिक्यूलर वेट नहीं, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट के बारे में तो अब देख लीजिए, मैं 2 क्लासेस में कराया हूँ,
उसको आप चेक कर लीजिएगा। पिछला क्लास रिवीजन में थोड़ा सा मैं कराया हूँ, और बाकी 5 प्रोसेस उससे 6 मेथड्स हैं इक्विवेलेंट निकाल, तो वो उसके प्रीवियस क्लास में कराया हूँ। तो इक्विवेलेंट वैसे को अच्छी तरह समझना है तो 2 मेरे लेक्चर्स हैं, उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट खोजना है तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, ये मोल का था ना, तो यहाँ पे इसी को नॉर्मल करेंगे। अब मोल नहीं कहेंगे, यहाँ पे बैलेंस करेंगे। क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस करेंगे। मोल नहीं कहेंगे, वन इक्विवेलेंस करेंगे। वन इक्विवेलेंट वेट को वन इक्विवेलेंस कहेंगे या इक्विवेलेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ग्राम इक्विवेलेंट, ये वही है, समझे? ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, वन मोल जैसे लिखते हैं, तो ग्राम मोल तो नहीं कह सकते यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नाम दे दीजिए तो इक्विवेलेंट का नाम आ जाएगा यहाँ पे। तो इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट से जी कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट है। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ है, ये आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है, मैं जान रहा हूँ। तो मैं जब तक ये क्वेश्चंस में नहीं जाऊंगा, ये क्या हुआ है, 2 डेडिकेटेड क्लासेस हैं उसके, आप देख सकते हैं। इसके प्रीवियस वाला है, जैसे इसके आगे वाले क्लास में चाहिए, उसके आगे वाला क्लास में, ये दोनों में मिलाकर उसके एंड में, इसके स्टार्टिंग में मिलाकर आप देख सकते हैं, वो आपको फायदा ही देगा और एक तरह से क्लियर कर देगा ये कॉन्सेप्ट। नॉर्मेलिटी एंड जो मोलारिटी में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, वो भी क्लियर होगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ऐसा डरने की बात नहीं है। चलते हैं आगे, देखते हैं। पहले तो देखिए, पहले तो जनरल बात जो है इसकी बात बता दूं। नॉर्मेलिटी एन लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे नंबर ऑफ मोल्स कहते थे, या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कहते थे, वही ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लेते थे। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट वेट ले रहे हैं ऑफ द सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, वहां पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स था। अब जैसे वहां पर था कि 1n लिखा हुआ है, तो उसको नॉर्मल कहते थे। 1n का मतलब क्या, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, वहां पे क्या लिखा था, 1 मोल लिखा हुआ था। मोल के बदले में मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, याद है आपको? मोल्स लिखा हुआ था, मोल्स पर लीटर। तो हम यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर, बस नाम चेंज हो गया है और कुछ। नाम चेंज हुआ है तो उसमें तब्दीली थोड़ी सी हुई है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्लाइड्स चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1/10 जब लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेसी कहेंगे, तो डेसी नॉर्मल हो गया। 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो डेसी बताया मैं कि डेसीमीटर, मीटर का 1/10 जो होता है वो डेसी कहलाता है। डेका दूसरा चीज है, 10 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, या उसको डेका मीटर कहेंगे, डेका ग्राम कहेंगे अगर ग्राम के टर्म्स में करें। तो यहाँ पे नीचे जा रहे हैं, उससे स्मॉलर डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 10 से डिवाइड करते डेसी नॉर्मल होगा। उसी तरह से आप 100 से डिवाइड करोगे तो सेंटी कहलाएगा, 100 से डिवाइड किए तो सेंटी नॉर्मल। इसलिए कितने होंगे, 1/100 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये भी याद रखिएगा, सॉल्यूशन नीचे में है, ठीक है। उसके बाद है 1/2 एंड, ठीक है, 1/2 है, तो इसको कहते हैं हम लोग सेमी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल लिखते कैसे, 1/2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। और फाइनली क्या है, 2n, तो ये बाई हो गया, बाई नॉर्मल, यानी कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये सारा चीज अगर समझ में आ गया है तो हम आगे फिर देखते हैं एक्स्ट्रा। देखिए, जैसे कि मैंने मोलारिटी के क्वेश्चंस करने के पहले मोलारिटी का कॉन्सेप्ट समझाया, और समझाने के बाद में आपको क्लियर कॉन्सेप्ट आ गया कि मोलारिटी क्या है, तो उसके न्यूमेरिकल्स को करने में कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह से जब तक आप नॉर्मेलिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, व्हाट इज नॉर्मेलिटी, कैसे उसको हम अप्रोच करते हैं, तब तक न्यूमेरिकल्स करना कठिन होता है। तो उसको पहले हम लोग नॉर्मेलिटी का मतलब समझे, उसके अप्रोच कैसे करने उसको उसको समझे, और साथ ही साथ उसका मोलारिटी और जो नॉर्मेलिटी में क्या अंतर है वो भी समझे, तो क्वेश्चंस इजीली किए जा सकते हैं। तो पहले मैं दोनों का अंतर बताता हूँ, मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में, तब उसके बाद कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। देखिए, मोलारिटी आप जानते हो क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, नंबर ऑफ, मैं मोल्स नहीं लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ ग्राम मोलर वेट कहिए या मॉलिक्यूलर वेट कहिए,
या मोलर खाली कहिए, अपॉन वॉल्यूम, ये क्या था, सॉल्यूट का था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी मैं उसको लीटर्स में ही पकड़ रहा हूँ ताकि समझाना मुझे कुछ और है तो लीटर्स रखता हूँ। इधर देखते हैं कि नॉर्मेलिटी क्या होगा, नॉर्मेलिटी को कैसे लिखेंगे, उसी ढंग से लिखना होगा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब ये क्या हो गया, मोलर तो समझ में आ गया, ग्राम मोलर। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स ये भी आपका वेट ही है एक्चुअली, ये भी आपका सॉल्यूट का ही है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी लीटर। अब आपको दिक्कत ये हो जाएगी कि सर ये तो लिख दिया आप, लिखने से तो सॉल्यूशन नहीं हो गया, तो समझाइए। हाँ समझाऊंगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था ग्राम मोलर वेट। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कंपाउंड नहीं लूंगा, समझाने में दिक्कत होगी, समझे ना। वैसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा आपको ही समझने में दिक्कत होगी, तो मैं सिंपल एक फॉर्म में लेता हूँ, समझ लिया संभव है इसलिए इसको ले लीजिए। एलिमेंट्री होता नहीं है, आयनिक होता है, तो हम कैल्शियम ले लेते हैं। क्या लेते हैं एग्जाम्पल में, कैल्शियम। और कैल्शियम का आपको मैं बता दूं कि ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो मेटल एक्चुअली। तो ये सेकेंड ग्रुप वाले हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी होती नहीं है, तो उसका 2 ही होगा। प्लस इसलिए लिखे क्योंकि ये मान लीजिए Cl2 के साथ होता है, तो यहाँ पे -1 × 2 ऐसे आयंस में होता है। मैं आयंस को लेके ही बात कर रहा हूँ, तो ये कैल्शियम में ले लिया, मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ। ऐसे कुछ और भी ले सकता था, लेकिन मैं इसको नहीं समझा पाऊंगा फिर क्लियर, तो पहले मैं कैल्शियम लेता हूँ, इसको समझाता हूँ। चलिए, पूछा गया आपसे कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम इन दिस सॉल्यूशन, इन द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो आपको आ गया कि आपसे आप कहोगे ना कि सर वेट ऑफ कैल्शियम पहले बताइए हमको, वेट ऑफ कैल्शियम 2+ बताइए। तो मैंने कहा कैल्शियम 2+ दिया हुआ है आपको 160 ग्राम्स। बहुत अच्छी बात है। तो आपने कहा सर तो मैं निकाल सकता हूँ मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मोलर वेट। तो ये तो मोलर वेट है, तो नंबर ऑफ कैसे खोजेंगे। तो मुझे सर आप ये बताइए कि कैल्शियम का मोलर वेट कितना होता है, तो 40 होता है, ये आपको प्रेडिक्टेबल मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोलर ग्राम मोलर कहाँ कितना होगा, तो हो जाएगा ये 160 डिवाइड बाई 40। और हम फिर लिख देंगे सर ग्राम ग्राम कैंसिल, ये हो जाएगा, नंबर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ही तो कुछ ना, तो 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 4 लिखोगे, यानी कि n कहो या आप नंबर ऑफ ग्राम मोलर कहो, उसको आप 4 लिख देते हैं यहाँ पे। और फिर पूछते हैं कि सर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बताइए। तो मैं कहता हूँ चलिए आपके लिए इजी कर देता हूँ, 1 लीटर ही था, तो सर इसका आंसर 4m हो जाएगा। बहुत अच्छी बात, समझ में आ गया। नॉर्मलिटी होता है तो क्या करते हैं, अब ये इसमें अंतर क्या हुआ, अंतर इसमें होगा, नॉर्मलिटी आप करने जाओगे तो आपको क्या करना है, आप देखिए आपका जो वेट दिया हुआ है वो वेट रहेगा, तो वो तो वेट रहेगा, ठीक है। अब आपका जो ये जो नंबर ऑफ ग्राम मोलर दिया हुआ था, ठीक है ना, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट जो दिया हुआ था, उसको आप क्या करोगे, इसके यहाँ पे मैं कहा ना सिंपल लूंगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट्स आ रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट्स खोजने के 6 तरीके हैं। 6 तरीके आपको कहाँ मिलेंगे, आपको मेरे इस वीडियो के पहले वाले वीडियो और उसके पीछे वाले वीडियो मिल जाएंगे, तो इसलिए आप वहां से चेक कर लीजिएगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो इसमें मैं इजी इसलिए ले रहा हूँ, इसकी वैलेंसी मैं 2 लेके कर रहा हूँ, तो इसको क्या करूंगा मैं बाई 2 कर दूंगा ना, जो वैलेंसी है उस वैलेंसी को हम लोग यहाँ पर वैलेंस कहते हैं, वैलेंस नंबर n फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, n फैक्टर। तो ये n फैक्टर से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, ठीक है। तो देखिए इसमें मैंने क्या किया,
यहाँ पे वेट, मॉलिक्यूलर वेट तो लिखूंगा मैं, मॉलिक्यूलर वेट ये है m, और यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा n फैक्टर से या वैलेंसी से, वैलेंस, तो मुझे मिल गया ये, और यहाँ पे वॉल्यूम तो रहेगा ही ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स लिखा हुआ है, तो कुछ चेंज नहीं करना है। अब इसको मैं करूं तो क्या होगा, अब इस क्वेश्चन को ही करूं तो नॉर्मैलिटी, देखिए ये W तो वहां पे कितना है 160, ठीक है 160, M कितना है 40, चलिए 40 लिख दिया मैंने। और एक चीज जो है n फैक्टर अपॉन n फैक्टर, n फैक्टर को मैं ऊपर कर देता हूँ, ये अपॉन है ना तो ऊपर चला जाएगा। n फैक्टर कितना है मेरा 2 है, माने वैलेंसी कितना है 2, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना था 1 लीटर। तो अंतर क्या होगा, ये n फैक्टर का ही अंतर हो गया, जितना भी आपका मोलारिटी में था उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर 4 आया था, यहाँ पे आपका आंसर 8 आ गया। तो नॉर्मैलिटी 8 होगा फॉर दिस, मोलारिटी 4 होगा, नॉर्मैलिटी 8 हो गया। तो क्या हमेशा अगर मोलारिटी आपका जो नंबर रहेगा उसको इंटू 2 कर दोगे, नहीं, वो डिपेंड करता है n फैक्टर के ऊपर। यहाँ पर आपका CA का जो n फैक्टर है वो +2 है, इसलिए आप +2 है यानी 2 है, इसलिए आप 2 से मल्टीप्लाई, किसी का 3 हो सकता है, किसी का 1 हो सकता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी नहीं मल्टीप्लाई करने से भी चलेगा। तो ये आपको n फैक्टर जानना पड़ेगा अलग से। तो n फैक्टर के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा और एक स्लाइड लेता हूँ, ठीक से समझाता हूँ, उसके बाद नॉर्मैलिटी क्वेश्चंस करते हैं। तो अब n फैक्टर को तो समझने की कोशिश करते हैं, उससे कैसे निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट वो भी देखेंगे। थोड़ा सा ये किया हुआ है, लेकिन मैं क्वेश्चन करना है नॉर्मलिटी का, तो उसको हमको रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाले रिलेशंस नहीं लूंगा, कुछ इजी क्वेश्चंस लूंगा। मान लीजिए लिखा गया है कहीं कि आपको NaCl, आपको NaCl पानी में देना है, आपको दिया हुआ है मान लीजिए कैल्शियम सल्फेट दिया हुआ पानी में देना है, ठीक है। आपको कहा गया कि नहीं हम और कुछ दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम KOH दे सकते हैं पानी में, ठीक है, ठीक है। तो ये, या फिर मैं HCl दे सकता हूँ पानी में और सोल्यूशन बना सकता हूँ। ये 4 टर्म्स में लेता हूँ और n फैक्टर समझाने की कोशिश करता हूँ। और देखिए n फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट का कैटायनिक पार्ट जो इसका वैलेंसी आएगा कैटायनिक पार्ट का, तो यहाँ n फैक्टर जो होगा वो 1 होगा। ये भी एक सॉल्ट है, और यहाँ पे जो है इसका वैलेंसी 2 होता, अभी मैं कैल्शियम को दिखाया आपको, तो उसके लिए हम लिखेंगे इसका n फैक्टर 2 होगा। सिमिलरली अगर ये देखें तो ये क्या है, KOH एक्चुअली एक बेस है, अल्केली है, तो यहाँ पे देखें रिप्लेसमेंट OH कितने हैं, माने इसकी एसिडिटी कितनी है, तो 1 है, तो इसका n फैक्टर जो होगा इज इक्वल टू 1 होगा। अगर मैं ये HCl लेता हूँ तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन देखूंगा, यानी कि मैं बेसिसिटी देखूंगा, तो यहाँ पे बेसिसिटी जो है उसका 1 है, तो इसका n फैक्टर भी 1 है। अब इसको मैं अगर इन सब का सोल्यूशन बनाऊं, इन सब का सोल्यूशन बनाऊं, तो क्या होगा फिर इसमें, तो इसमें समझिए ऐसे, अब मान लीजिए मोलारिटी में करता, तो मोलारिटी नहीं करके अब नॉर्मलिटी कर रहा हूँ, मोलारिटी में करता हूँ पहले, तो मोलारिटी क्या करूंगा, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द वॉल्यूम, यहाँ पर भी नॉर्मलिटी क्या ले, तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें आप मल्टीप्लाई बाय 1 कर दोगे और तब आपका आंसर नॉर्मलिटी का आंसर आएगा। इस केस में आप नॉर्मलिटी अगर खोजना है तो पहले मोलारिटी निकाल लीजिए आप, मोलारिटी कैसे निकाल, n/v, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, n फैक्टर 2 है। सिमिलरली यहाँ पे चले आते हैं नॉर्मलिटी, फिर वही n/v कर लीजिए, और इसका n फैक्टर कितना है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n/v, तो हो जाता है आपका क्या, मोलारिटी, और फिर इसका n फैक्टर जितना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई, n फैक्टर में वैलेंसी कह सकते हैं सिंपल वे से,
वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैलेंसी देखिए ना, आप देखिए ये Na का वैलेंसी, ये Ca का वैलेंसी, K का वैलेंसी है ना, अब n फैक्टर का ये यहाँ वैलेंसी का ये मतलब यहाँ पे एसिडिटी का ये, यहाँ पर भी H का वैलेंसी पकड़ लीजिए 1 होता है, तो उस सेंस में भी लेते कैटायन का वैलेंसी लेके कर सकते हैं। सिंपल फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, तो ये तरीका भी माने ये गलत है कहना, मैं समझा दे रहा हूँ। मैं ये डेडिकेटेड सेक्शन है मेरा, आप जाके देखिएगा कैसे निकालते हैं एन फैक्टर्स, ये एसिड मतलब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम वो बता दिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो 6 मेथड्स हैं, 6 मेथड्स को मैं क्लियर बहुत अच्छी तरह से किया हूँ, कहीं भी कोताही नहीं किया हूँ, तो अभी कोताही मत करिए, सीरियसली पढ़िए, आपका भी बेड़ा पार होगा। तो देखिए ये बात समझने की कोशिश कीजिए, मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में बस इस चीज का अंतर है, ये एक्स्ट्रा में लिखा हुआ नॉर्मेलिटी में, बाकी सब मोलारिटी है। मोल्स पर वॉल्यूम ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ व्हाट सॉल्यूशन, वो सब के केस में वही है, खाली जो केस में जितना आपका n फैक्टर आया उसको उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो नॉर्मेलिटी का आंसर आ गया। तो इस तरह से अगर नॉर्मेलिटी नहीं भी आता है तो आप पहले तो मोलारिटी कर लीजिए, मोलारिटी में जो आंसर आएगा उसके बाद देखिए वैलेंसी कहाँ से कैटायन का निकलता है उस ग्रुप का, और वहां से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया, आ गया नॉर्मेलिटी। चलते स्लाइड्स में आप क्वेश्चंस करते हैं। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले मैं रिलेशन बिटवीन वेट, गिवन वेट, रिक्वायर्ड वेट ऑफ द सॉल्यूट और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है, जैसे कि मोलारिटी में भी बताया था, वेट अगर खोजना हो तो कैसे खोजेंगे, उसको खोजे। तो देखिए पहले तो हम लिखे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, यहाँ वेट लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ पे मॉलिकुलर वेट ही लिखेंगे, यहाँ पर आपको n फैक्टर एक लिखना होगा और नीचे में वॉल्यूम लिखना होगा, यही है ना आपका। तो वेट अगर खोजना हुआ तो मान लीजिए अगर मैं ये ml में दे दूं तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n इंटू m इंटू v इन ml, ठीक है, ये तो ठीक है। नॉर्मेलिटी इंटू मोलर वेट इंटू वॉल्यूम, ठीक है, अपॉन 1000 किया करते थे, याद होगा आपको मोलारिटी में, इसमें एक और लगा दोगा इंटू n फैक्टर, बस, और आपको वेट मिल जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, उसको कोशिश करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, इसको सेंटीमीटर क्यूब को आप ml पकड़िएगा, ठीक है ना, ml एंड सेंटीमीटर क्यूब में कोई अंतर नहीं है। ऑफ सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल में क्या होता है 1/2n ऐसे सॉल्यूशन। तो ये आपको नॉर्मेलिटी दी गई है, आपको वॉल्यूम दी गई है आपको, और कैलकुलेट करना है आपको मास, यानी कि ये फॉर्मूला लगेगा W इज इक्वल टू, ठीक है, W इज इक्वल टू क्या, n, नॉर्मेलिटी पहले लिख देता फॉर्मूला, n इनटू मॉलिक्यूलर वेट इन, वो तो जी हट जाता है, वॉल्यूम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्योंकि ml में लिखना है, 250 चूंकि लिखा हूँ तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड करूंगा और n फैक्टर मुझे लिखना है। तो मुझे क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या मुझे चाहिए, अब देख लें। नॉर्मेलिटी मुझे दी गई है, मुझे ml दी गई है, मॉलिक्यूलर वेट खोजना, मुझे n फैक्टर खोजना है, ये दो चीज मैं खोज देता हूँ। m कितना होगा, देखिए यहाँ पे H2 है तो 2 हो गया, प्लस 32 प्लस 64, कितना हो जाएगा ये 98 ग्राम्स में लिखते हैं, फिर जी कट जाता है। अब इसका n फैक्टर भी खोजना मुझे, n फैक्टर कितना होगा, तो मैंने कहा था एसिड है तो उसका आप देखिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हो गया n फैक्टर। अब दूसरे ढंग से मैंने कहा था ना कि जस्ट ट्रिक के लिए यहाँ पे +2 होगा, 2 कैटायन वाला पोर्शन है, पॉजिटिव चार्ज वाला जो है पोर्शन +2 का है, वही है आपका n फैक्टर। अब सारे के सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए, अपने आप आपको आंसर मिलने वाला है। n कितना है आपका, n है 1/2, 1 नीचे चल गया 2 इनटू m कितना है आपका 98 है,
250 तो दिया हुआ है आपको पहले से यहाँ पे। एन फैक्टर कितना है? एन फैक्टर 2 है, 1000 यहाँ पे कर दीजिए, हो गया। अब कैलकुलेशंस बचते हैं तो ये 4 टाइम चला जाएगा, उसके बाद ये 49 हो जाएगा, और कुछ तो कर नहीं सकेंगे, 49 अपॉन 8 जो भी आंसर है इसको आप लिख सकते हैं, 8 6 जा 48, 1 बचा 10, 1 टाइम्स 2 बचा तो 2 टाइम्स, ये हो गया इसकी नॉर्मेलिटी। तो ये जस्ट आपका एक एग्जांपल था। अब एक नॉर्मेलिटी पर अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं और इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं पूरा पूरी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो कि आपको समझने हैं, और अगर ये समझ में आ गया तो नॉर्मेलिटी भी क्लियर हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ, आपको देखिए यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, यहाँ पे n/2 यानी कि आपको नॉर्मेलिटी दी गई है ऑफ HCl सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में बता दूं, और HCl जब दिया हुआ है तो उसका आप मॉलिक्यूलर वेट भी जानते हो, m कितना होगा 1 + 35.5 = 36.5, और इस ग्राम में लिखिए और कैंसिल हो जाएगा। और इसका ये n फैक्टर भी हम जानते हैं, क्योंकि ये एसिड है, एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होने के चलते इसकी n फैक्टर 1 हो गया। तो ये सारा चीज मुझे पता है, मुझे नॉर्मेलिटी पता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हाफ, और वॉल्यूम पता है मुझे, वॉल्यूम इज इक्वल टू, आप वॉल्यूम में एक काम करते हैं, ये देखिए ml में कर देगा बाद में, तो हम इसको 1000 ml कर देते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो मेरे लिए इजी हो जाए। ये सारी चीज दिए हुए हैं। अब देखिए फॉर्मूला जो था उसका नॉर्मेलिटी का लिखे, मैं लिखूं n इज इक्वल टू W/m इंटू n फैक्टर अपॉन वॉल्यूम इन ml, ठीक है, इंटू 1000। अब देखिए क्या क्या टर्म्स दिए हुए हैं, पहले मैं वो खोजूंगा। मुझे n दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ मुझे, n फैक्टर दिया हुआ है मुझे, और क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है। क्या बचा मेरे पास में, ये बचा, ये खोज लूंगा अगर तो मुझे एक बहुत सहूलियत हो जाएगी। मैं तो बताऊंगा क्वेश्चन पढ़ता हूँ उसके बाद, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, W इज इक्वल टू n इंटू m इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ठीक है, अपॉन n फैक्टर इंटू 1000। ये मैं रिलेशन लेके काम करूंगा। अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ। आप कहिए कि सर क्वेश्चन पर, मैं तो जानता हूँ क्वेश्चन, अब आपको समझाने के लिए तो मुझे कुछ होमवर्क करना पड़ेगा, ताकि ताकि आप समझो। चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है 1 लीटर ऑफ n/2 HCl solution was heated in a beaker। पहले तो ये लिया गया, ये लिया गया था, अब हीट किया जा रहा है। ये सारा चीज मैंने क्यों किया, क्योंकि ये विदाउट हीटिंग जब था पोजीशन, तो ये सारा चीज मुझे पता चल गया। मुझे वो दे दिया था वॉल्यूम, मुझे दे दिया था वो नॉर्मेलिटी, मैंने n फैक्टर निकाल लिया, मैंने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, उससे मैं उसका वेट भी निकाल लिया। तो ये सारी चीज बिफोर हीटिंग, बिफोर हीटिंग, सारी चीज बिफोर हीटिंग मेरा हो गया है। अब उसके क्वेश्चन में जाता हूँ। अब was heated in a beaker and it was observed that when the volume of the solution got reduced to 600 ml। अब देखिए नया वॉल्यूम जो है, न्यू वॉल्यूम, न्यू है, इसमें मोलर मत समझ लीजिएगा, 600 ml। तो न्यू वेट इसका, वो नहीं, वेट नहीं, वेट लॉस्ट, वेट लॉस्ट वो 3.25 दिया ग्राम्स, ग्राम्स इतना लॉस हो गया, और पानी बन गया इतना, हमारे सॉल्यूशन बन गया इतना। अब कह रहे अब नॉर्मेलिटी खोजिए, बोले नए 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 डेटा दे रहा है आपको। अब देखिए चल जाते कंपेयर करते हैं, तो ये अब समझिए ऐसा 600 ml वाटर सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको कुछ करना जरूरत नहीं है, लेकिन बता दूं मैं, पहले 100 ml था, हीट किया गया, देखिए 400 ml गायब हो गया, इसमें 400 ml लॉस हुआ है। लेकिन लॉस से मतलब नहीं, फाइनल मेरे पास तो यही है, तो इसी को मैं ले लेता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ 600 ml। ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे वेट लॉस दिया हुआ है, वेट लॉस, वेट कौन सा, ये W, ये जो वेट है, न्यू वेट क्या होगा,
न्यू वेट जो बनेगा वो वेट लॉस नहीं है, न्यू वेट आपको खोजना पड़ेगा। वो कितना होगा, आपका वेट कितना था इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप समझे। तो आप कैलकुलेट करते हैं, तो n कितना है 1/2 इंटू, इसी से क्वेश्चन कंप्लीट कहाँ किया था मैं तो फॉर्मूला सेट किया था। अब आपके लिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो देखिए m कितना है, m आपका 36.5 है। वॉल्यूम कितना है आपका 1000, नहीं सॉरी 1 लीटर, हाँ 1 लीटर, ठीक है 1 लीटर। उसके बाद मैं कर दिया इसमें ml में कर दिया। उसके बाद n फैक्टर कितना था 1 और 1000, लिखते हुए तो भी वही होता है, नहीं लिखे तो भी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, 1825 ग्राम्स ये वेट आपका था, इतना लॉस हुआ है ये। तो न्यू वेट कितना हो जाएगा 18.25 माइनस 3.25 ग्राम्स, ये हो गया आपका न्यू वेट। अब न्यू वेट कैलकुलेट कर लें, ये तो जीरो हो जाएंगे दोनों। अब यहाँ पे 18 से 3 आप किया तो 15 ग्राम। अब जाके न्यू वेट निकल गया आपका। अब नया डेटा बता रहा हूँ, ये नया डेटा है आपके पास। मॉलिक्यूलर वेट नहीं चेंज होने वाला है, क्यों, HCl है। n फैक्टर नहीं चेंज होने वाला है क्योंकि HCl है। नॉर्मेलिटी, अब तो नई नॉर्मेलिटी आ जाएगी ना, चेंज हुई है कॉन्सेंट्रेशन, तो नॉर्मेलिटी नहीं पता है मुझे। अच्छा, वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम न्यू कितनी हो गई, न्यू वॉल्यूम आपका 600 ml है। ओके, अब क्या और चीज, डब्ल्यू भी मुझे पता चल गया यहाँ पे। तो वेट न्यू वो कितना है 15 है। ये सारी चीज मुझे दिए गए हैं, इसको भी ग्राम्स में लिख सकते, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो अब हमको नॉर्मेलिटी खोजना है, तो इस क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी खोजना है मुझे। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या करेंगे, वेट अपॉन मोलर मास इनटू n फैक्टर, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम इन ml, ml में करोगे तो यहाँ पे डिवाइड बाई 1000 ऊपर चला जाता है हमेशा। वेट कितना 15 ग्राम्स पता चल गया है। n फैक्टर अभी भी 1 है, इंटू 1000 ऊपर में हो गया काम। नीचे में मोलर मास 36.5 इंटू v यहाँ पे 600 है। एक दसवीं की तरह हटा 10 कर देते हैं, तो ये 1500 हो गया, और ये हो गया 365 इंटू 6 33 36 39 3 18 21 21 90 नीचे में आपका ऊपर में कितना आया, एक जीरो यहाँ पे बैठा था ना, ये जीरो इसके चलते गया था 100, 1500 एंड इज इक्वल टू 1500 अपॉन 19190। अब इसको आप यहाँ पे छोड़ सकते हो या चाहो तो थोड़ा सा कर सकते हो, कैसे डेसिमल में होगा, उसके लिए डिवीजन कर लेते हैं। ये वर्किंग का सेक्शन है कि आप देख रहे 1500 कम है, तो या तो आप उसको समझ ले पॉइंट डेसिमल में आएगा, डेसिमल में आंसर आएगा। और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हो आप तो इसको ऐसे देख लीजिए 7.75 ऐसे कुछ आएगा, 0.7 कुछ आएगा। कैसे मैं देख रहा हूँ बता रहा हूँ, मैं इससे देख रहा हूँ इसको, तो 7 नहीं हो गए 2 होता तो यहाँ पे ज्यादा है, तो ये 0.6 समथिंग आएगा, ये आंसर हो गया इसका। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन करते हैं। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं ये बात बताने वाला हूँ कि एक स्लाइड फिर से दिखा रहा हूँ आपको, और तब उसके बारे में बताऊंगा कि कौन सा आज सेक्शन करके मैं खत्म करने वाला हूँ। अब एक बार इस स्लाइड को देखिए, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन और सॉल्यूशंस। तो इसमें हमने आज यहाँ से शुरू किया, तो ये तो पहले हो चुके थे 4, आज 5 6 7 हुआ, अब 8वां हो जाना चाहिए, है कि नहीं, नॉर्मल प्रोसेस यही है। लेकिन मैं इसको अभी नहीं करूंगा, मैं इसको करता हूँ। अब
क्यों करता हूँ इसको, क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि ये देखिए पहले ही मैं यहाँ पे लाल सिग्नल दे रखा हूँ। तो इसको जब करूंगा तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा और रिवीजन आपका हो जाए, साथ ही साथ ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसको अलग मैं रखना चाहता हूँ, इससे कॉन्फ्यूज हो। नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी में आप देखें क्या था, कुछ तो रिलेशन था, तो समझाने में इजी हुआ, लेकिन इसके साथ में थोड़ा दिक्कत होगी मोलालिटी के संग में, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में ले जाऊंगा। आज हम लोग मोल फ्रैक्शन करके खत्म करेंगे। तो देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन देखिए पहला नंबर यहाँ पे x1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2, उसके बाद x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n2 n1 प्लस n2, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। ये सब तमाशे क्या है, तो मैं पहले समझा दूं। तो पहले नंबर समझिए, मैं गैसियस सॉल्यूशंस के हिसाब से थोड़ा बताऊंगा तो ज्यादा इजी होगा, उसके बाद उसको लिक्विड में आ जाए। तो मान लीजिए कंटेनर जो है क्लोज कंटेनर एकदम बंद किया हुआ है, और इसमें कहा गया कि आपको दो तरह के गैसेस दिए हुए, बड़े बड़े निकालता हूँ, और छोटे छोटे निकालता हूँ। हो सकता है ना छोटे छोटे गैस वाले हो सकते हैं। इसमें दो टाइप के आपके यहाँ पे गैसेस हैं जो कंटेनर में इनक्लोज है। अब देखिए इसमें मैं अगर मोल्स के फॉर्म में मोल्स के बता दूं कि आपके छोटे वाले का हमारे पास पकड़ लीजिए 10 मोल्स है। कितना है, छोटे वाले को n1 पकड़ लेता हूं मैं, n1 जो है मेरा 10 मोल्स है इस कंटेनर में, और बड़े वाले का चूंकि जगह ज्यादा लेता है तो n2 हो गया, इसको मैं पकड़ सकता हूँ 5 मोल्स है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, मोल फ्रैक्शन, ये मोल्स में दिया हुआ है, n1 और n2 पता है। अब देखिए अब खोजना है x1, मान लीजिए आपको खोजना है मोल। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, उसका टेंशन मत लीजिएगा। तो मोल क्या मैं कह रहा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर 1, मैंने उसको x1 गैस पकड़ते हैं, छोटा वाला जो साइज का है उसको 1 पकड़ते हैं। और फ्रैक्शन का मतलब तो जानते हो, दो चीज होगा, ऊपर में एक नीचे। तो यहाँ पे फ्रैक्शन किस चीज का, फ्रैक्शन ऑफ द मोल्स ऑफ x1 अपॉन टोटल मोल्स इन कंटेनर। तो इसको अगर ठीक से देखूं तो क्या लिखूंगा, x1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ x1 कितने हैं n1, और टोटल मोल्स कितने हैं यहाँ पे, n1 प्लस n2 मोल्स। तो इसको मैं लिख दूंगा n1 प्लस n2। अगर वैल्यू के हिसाब से बताना है तो देखिए पहले वाले का कितना, n1 कितना है 10 मोल्स है, और यहाँ पे कितना है 10 है, और यहाँ पे कितना है 5 है, तो कितना हो गया 10 अपॉन 15 हो गया, और 3 अपॉन 2 अपॉन 3, 5 2 जा 5 3 जा 2 अपॉन 3 आपका ये फ्रैक्शन जो है ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ x1, पहला वाला छोटे वाले गैस का। बड़े वाले गैस का मोल फ्रैक्शन खोजते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 इज इक्वल टू, उसी तरह से n2 करिएगा, और टोटल मोल्स, ठीक है, ये कितना देगा आपको, 2 लिखिए, 2 कितना है 5, यहाँ पे लिखिएगा 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 15, ये फ्रैक्शन हो गया, काट के इसको कर दीजिए आराम से 1 अपॉन 3। ये दो बात समझ में आ गया। अब देखिए x1 और x2, x1 एंड x2, x1 मैंने लिया और x2 को ऐड किया। अब x1 कितना है आपका, ये x1,
2/3 और x2 कितना है आपका 1/3 एलसीएम लीजिए 2 + 1 इक्वल 3/3 इक्वल टू 1। तो पूरा मिला के तो पूरा कितना फ्रैक्शन मैंने होल हो गया पूरा 1 होल हो गया, ये पूरा कंटेनर में जितना 1 होल हो गया। अब क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद और भी एक जैसे समझा दूंगा, पहले क्वेश्चन इसको कर लेता हूँ तो आज आपको इजी कर देगा। Solution is prepared by adding 360 gram of glucose to 860 gram of water। फिर से मैं कह रहा हूँ, सोल्यूशन बनाया गया कैसे, 360 ग्राम ऑफ आपको ग्लूकोज लिया गया और वाटर कितना लिया गया 864। अब कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज ही क्यों वाटर भी खोज कर सकते हैं, तो ये याद रखिए कितना 360 ग्राम्स ऑफ हमको ग्लूकोज मिला है और 864 ग्राम्स ऑफ वाटर मिला है। नेक्स्ट स्लाइड में इसको इसका सोल्यूशन करते हैं। तो चलते हैं सवाल को करते हैं। तो सवाल को करने के पहले तो याद तो रखा हो आपने कितना था ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना था बताइए, और वाटर कितना लिया था बताइए, दोनों आपको याद है कि नहीं बताइए, मैं चेक करता हूँ देखिए आपको याद है कि नहीं। 360 ग्राम्स है ये और 864 ग्राम्स वाटर, ये दोनों आपको दिए गए हैं और एक कंटेनर लिया गया है, ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें वाटर भरा हुआ है। वाटर कितना है आपका 864 जी और इसमें ग्लूकोज दे दिया गया है। ग्लूकोज कितने हैं, तो ग्लूकोज इज इक्वल टू 360 ग्राम्स। अब हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज बताना है, ये पूछा गया है। तो पहले नंबर तो देखिए मोल्स के रूप में, ये तो ग्राम्स में दिया हुआ, मोल्स के रूप में जानना पड़ेगा मुझे। देखिए वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O, तो उसके एक मोल में कितने ग्राम्स होंगे, तो 2 + 16 यानी कि 18 ग्राम्स। अच्छा, तो उसके मोल्स कितने हो गए, मोल्स इसमें प्रेजेंट कितने हैं, मोल्स मान लीजिए इसको हम मैं G&W नाम देता हूँ, वो भी तो देता हूँ ना, लेकिन मोल्स के हिसाब से नहीं, N1 N2 करता हूँ, चलिए इसको N1 मान लेता हूँ, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 864 डिवाइड बाय 18 432, तो 9 चला जाएगा, 936 4 टाइम्स 72 8 टाइम्स, तो ये हो गया 48 मोल्स, ठीक है N1। उसी तरह से ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हो C6H12O6, ये आपको ऐड करने से देगा 180 जी। 180 जी कितने मोल्स आपको दिया हुआ है, यहाँ पे 360 दिया हुआ है ना आपको, तो N2 मतलब कि मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 360 दिया हुआ आपको करना है 180 से डिवाइड, यानी कि 2 मोल्स दिए हुए हैं, तो N1 माने NW पकड़ लीजिए मोल्स, ऐसे ऐसे W ही कर देता है, इसको G कर देता है, समझ में आएगा। NW आपको दिया होगा कितना 48 मोल्स, 48, और NG दिया हुआ आपको, NG इसको स्मॉल G कर देते हैं, NG कितना दिया हुआ 2 मोल्स दिया हुआ है, ठीक है, ये पता चल गया आपको। आपको खोजना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज इसका खोजना है, तो XG खोजना है आपको, XG इज इक्वल टू क्या होगा NG प्लस NG अपॉन NG प्लस NW। NG खुद कितना है 2 है और ये 2 + 48 है, यानी कि 2/50 हो गया। तो इससे आप यहाँ पे छोड़ दीजिए या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपनी उल्टा कर रहा हूँ ना, 4/100 कर दिया, कोई बात नहीं है, इसको आप क्या लिख सकते हो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.04
1 प्लेस 2 प्लेस ना, 0.04 आपका फ्रैक्शन हो गया। आपको 0.04 सर आ गया, ये तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा, फ्रैक्शन आप दे रहे थे कितना इजीली, सो ऐड के तो 1 हो गया, तो बहुत छोटा नंबर हो गया, तो ऐड करने से आएगा वापस ये दोनों फ्रैक्शंस को, मैंने एक्स जी एंड एक्स डब्ल्यू को ऐड करने पर 1, तो एक्स डब्ल्यू निकाल लो पहले, उसके बाद पता चलेगा। एक्स डब्ल्यू कैसे निकलेगा, एन डब्ल्यू ऊपर में आप कर दीजिए, एन जी प्लस एन डब्ल्यू, एन डब्ल्यू कितना है आपका 48, तो 48 के ऊपर में, और ये तो 50 ही रहेगा, फिर इसको आप इसे 100 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 96 अपॉन 100, ये कितना देगा 0.96, 0.96 जब देगा तो देखिए इसको एक्स जी प्लस एक्स डब्ल्यू कितना देता है आंसर, एक्स जी कितना है 0.04 प्लस 0.96, तो इसको एडअप करते हैं तो ये हो गया 0, एक 1 आ गया तो 0 और फिर 1, यानी कि अल्टीमेटली 1 आंसर, तो ये भी सही है। तो आप जैसे भी कीजिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रॉन्ग नहीं होने वाले हैं आंसर। ये था मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। मोल कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन भी हम लोग करेंगे मोलालिटी के साथ में, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अभी के लिए जब तक मोलालिटी खत्म नहीं होता है तब तक तो वो रिलेशन नहीं बता सकते हैं, तो हम यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। अब एक तरह समझिए कि केवल एक ही क्लास हो सकता है और लेक्चर लगे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को खत्म करने के लिए, लेकिन ये याद रखिएगा अभी तक जितने सारे क्लासेस में लेक्चर जितने भी है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं। अगर आप ठीक से उनको देखेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपको बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आगे चल के जो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं ना, इन्हीं के बेसिस पर आप कर सकते, कैलकुलेशंस में या कॉन्सेप्ट समझने की बात हुई तो इनको नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। अब चैप्टर शुरू होंगे, ये चैप्टर नहीं है, बेस ऑफ द चैप्टर्स हम लोग कर रहे थे। अब एक और लेक्चर है, उसको हम कंप्लीट करने के बाद हो सकता है एक लेक्चर में ही खत्म होगा, उम्मीद है, क्योंकि बोल नहीं सकते, कैलकुलेशन करते समय देखते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए लगभग एक लेक्चर बाकी है। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू, और ये बात मत भूलिएगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और एक बात तो हमेशा याद रखना है, क्या, डेस्टिनी जीत के साथ पढ़ते रहिए और कामयाबी की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू।